हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष पांडे और इजी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है हिस्ट्री का। गवर्नर जनरल, गवर्नर, वाइसरॉय, बंगाल का गवर्नर, इंडिया का गवर्नर जो थे, तो इस इन सब से जो भी क्वेश्चन बनते हैं एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड और बढ़िया से समझ के कि कौन कब थे। हमें याद रखना है एक चीज़ कि बहुत सारे गवर्नर जनरल और बहुत सारे गवर्नर बंगाल के, बहुत सारे गवर्नर जनरल इंडिया के आए, लेकिन सबसे क्वेश्चन नहीं बनता है। तो जिनसे क्वेश्चन बनता है पिछले 20 सालों में, जिनसे क्वेश्चन बने हैं एग्ज़ाम में, उनको ही हम लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। और जब आपको हम नाम याद करवाएंगे या बताएंगे, तो आपको याद ये रखना है कि आपको ईयर याद नहीं रखना है। उतना ज़रूरी नहीं है कि ईयर याद रखें, अगर याद हो जाता है तो बहुत बेहतर बात है। ईयर याद नहीं रखना है, उनके काम से उनके नाम को याद रखना है कि किसने क्या काम करवाया था, किसके दौरान, किसके समय के काल में कौन सा काम हुआ था। वैसे याद करेंगे तो काम याद होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछता है कि ये वाली काम किसने करवाया था, ये किसके दौरान हुआ था, ये किसके शासनकाल में हुआ था। ऐसे करके ही इन लोग को याद रखना है कि इनके इनके दौरान, इस गवर्नर के दौरान, इस वाइसरॉय के दौरान कौन सा काम हुआ था, वो याद करना है। उस तरह से याद रखना है इसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग समझेंगे, बिना हड़बड़ी। थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन बिना हड़बड़ी और बिना हिचकिचाए क्वेश्चन सेट भी मारेंगे, देखेंगे बना पाए कि नहीं हम लोग, याद कर समझ पाए कि नहीं हम लोग। अगर आप नए हैं इस टॉपिक पे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा आपको, लेकिन एक दो बार देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, बढ़िया से समझिएगा। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले ये भी समझ लीजिए कि हम लोग इसको, ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में वाइसराय पढ़ाएंगे। पार्ट 1 में हम लोग बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। फिर पार्ट 2 में वाइसराय पढ़ लेंगे। ठीक है, आसानी से पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 को हम लोग क्लियर करेंगे, और सब में दोनों में ही एमसीक्यू मारते जाएंगे। एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ाई करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि बस कहीं रट्टा मार रहे हैं। ठीक है, तो ये भी करते हुए चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिए कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट नाम देख लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट नाम है जिनके बारे में हम लोग को थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान से पढ़ना है। बहुत सारे वॉइसरॉय, बहुत सारे गवर्नर आए, इंडिया के गवर्नर, इंडिया के जनरल गवर्नर, बंगाल के जनरल गवर्नर, लेकिन हम लोग को सबके बारे में नहीं पढ़ना है। तो यहाँ देखिए, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, कॉर्नवालिस हैं, और मेटकॉफ हैं, डलहौजी, कैनिन, नाम सब पढ़ लीजिए आप, विलियम बेटिंग, इन लोग के बारे में हम लोग को पढ़ना है। बस यही लोग इंपॉर्टेंट नाम हैं जिनके बारे में जब इनकी बारी आएगी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो देखिए, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आया, और हमारे यहाँ उस टाइम जो राजा थे वो जहांगीर जी थे, मुग़ल शासक जहांगीर। तो जहांगीर से उन्होंने परमिशन लिया, क्योंकि परमिशन लेना अनिवार्य था। परमिशन लिया कि आपके यहाँ हम लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, और बिज़नेस के बहाने ये आए कुकर्मी लोग, और हम लोग पे ढाबा बोल दिया। वो कैसे कि वो लोग आके थोड़ा सा हमारा पहले सर्कमस्टांसेस समझें, किस तरह के लोग हैं हम लोग, किस तरह का माहौल है यहाँ, और उसके बाद धीरे धीरे करके अपना पैठ जमाया। और आपको पता है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी कर दिया, मतलब कि 1757 में उन्होंने बंगाल पे आक्रमण कर दिया, और रॉबर्ट क्लाइव जो नायक थे उनको पूरा का पूरा दावदार मिल गया कि अब आप बंगाल को आप ही संभालिए, क्योंकि आप ही नायक हैं। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव जो थे वही बैटल ऑफ प्लासी के नायक भी थे, वही बैटल ऑफ प्लासी में हम लोग को हराए थे, बंगाल पे जीत उन्होंने ही प्राप्त किया था। और मतलब कि इसको याद रखने के लिए इनका नाम को याद रखिएगा कि इंसान से हम लोग हार नहीं रहे थे, तो रॉबर्ट को बुलाया गया हम लोग को हराने के लिए। बस ऐसे ही याद रखने के लिए मैं बता रहा आपको। तो रॉबर्ट क्लाइव हम लोग को हराए, पहला अंग्रेज, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हमारे यहाँ गवर्नर बन के आया बंगाल में, वो रॉबर्ट क्लाइव था, क्योंकि वही बैटल ऑफ प्लासी में हम लोग को हराया था। तो उसी को बना दिया गया कि जाइए अब आप बंगाल का शासन संभालिए। तो इंडिया में घुसे कहाँ से ब्रिटेन वाले लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग, देख रहे हैं आप, बंगाल में, बंगाल के थ्रू आए, बैटल ऑफ प्लासी किए, बंगाल में उन लोगों ने घुसा, और पहला पोस्ट किस चीज़ का दिया, गवर्नर का। अब बंगाल का गवर्नर स्टार्ट हो गया। बंगाल का गवर्नर कौन पहला बना, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट बना पहला, रॉबर्ट क्लाइव आपको बताएं हम। तो 1757 से 1772 तक बंगाल का गवर्नर का रूल चला। बंगाल में गवर्नर हुआ करता था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और 1832 तक बंगाल का गवर्नर जनरल चलने लगा। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद बंगाल का गवर्नर को बंगाल का जनरल गवर्नर कहा जाने लगा। ठीक है, क्या आया, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको अभी। फिर 1833, फिर 1857 तक भारत का गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहना लगा। कब से, 1833 से। ठीक है,
फिर उसके बाद इधर 1858 से 1946 तक वायसराय बन गया, क्योंकि वहाँ विद्रोह हो गया था सैनिक का 1857 में मंगल पांडे जी द्वारा। वो आपको आगे बताएंगे सब कुछ बढ़िया से वायसराय कब से हो गया। उसके बाद 1947 से लेकर 1950 तक, जब तक देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना तब तक गवर्नर जनरली हमारे यहाँ था। तो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं 1757 से स्टार्ट करके देखेंगे। तो बंगाल का गवर्नर पहला कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव बना था। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में क्या क्या हुआ था, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से एग्जाम ओरिएंटेड, वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसने अपने शासन काल के दौरान डायरची यानी द्वैध शासन का लागू किया था। डायरची क्या होता है, मतलब कि इसके तहत रॉबर्ट क्लाइव के समय के काल में प्रशासन बंगाल का नवाब चलाता था और भू राजस्व, सैनिक संरक्षण, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। समझ पा रहे हैं, मतलब दो पावर मिलके शासन को चला रहा है। बंगाल का नवाब भी चला रहा है, तो बंगाल का नवाब क्या कर रहा है, वो प्रशासन देख रहा है। और भू राजस्व यानी कि टैक्सेशन वाला, और सैनिक यानी कि मिलिट्री वाला, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जगह। देखिए कितना तेज है ईस्ट इंडिया कंपनी। पैसा वाला जो सामान था टैक्सेशन, वो अपने अपने हाथ में रख लिया, और सैनिक यानी कि मिलिट्री वाला पावर भी अपने हाथ में रख लिया। इन लोगों को खाली प्रशासन दे दिया, आप लोग खाली एडमिनिस्ट्रेशन संभालिए, कैसे कहाँ स्कूल कॉलेज ये सब देखिए अपना, मतलब कि लेकिन पैसा और मिलिट्री दोनों अपने हाथ में ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी। कितना कितना चाणक्य बुद्धि लगा के हम लोग भी अंदर घुसा है, ये स्टार्टिंग से ही देखते चलिए। तो ये रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में क्या हुआ था, डायरची कर दिया गया था, द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि द्वैध शासन किसके टाइम में लागू हुआ था पहली बार, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो इसके बाद लॉर्ड वेल्स, फिर कार्टियर, और उसके बाद 1772 में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बने। ठीक है, तो हम लोग को इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट अब हेस्टिंग के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हेस्टिंग से क्वेश्चन बनता है। तो रॉबर्ट क्लाइव देख लिए हम लोग कौन थे, कैसे कैसे ये आए और इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब हेस्टिंग के बारे में देखेंगे। तो देखिए वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो 1770, ये डेट आपको याद नहीं रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब हेस्टिंग आया तो इनके समय काल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, आपको मैंने पहले ही बताया था। और बंगाल का जो गवर्नर थे, अब वो बंगाल का जनरल गवर्नर का नाम लगे, याद रखिएगा। यानी कि बंगाल का जो गवर्नर था उसमें एक नाम ऐड हो गया जनरल, यानी कि गवर्नर जनरल हो गए अब वो। ठीक है, तो और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आखिरी बंगाल का गवर्नर कौन था, तो हेस्टिंग था। बंगाल के गवर्नर जनरल पहला कौन बना, तो हेस्टिंग बना। ठीक है, बना। अभी हम लोग बंगाल में ही हैं, अभी इंडिया में नहीं आया, इंडिया लेवल पे नहीं आया ये। आपको मैं समझाने के सब कुछ समझा रहा हूँ। अब बाद में इंडिया वाली भी आएगी, इंडिया का गवर्नर कैसे बनेंगे वो भी देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग बंगाल में ही है, तो बंगाल से स्टार्ट हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव स्टार्ट किए थे। रॉबर्ट क्लाइव के बाद बंगाल का गवर्नर अब लास्ट बचा हेस्टिंग, और बंगाल का जनरल गवर्नर पहला बन गया अभी हेस्टिंग। अब रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रण करने के लिए आया था, संसदीय प्रणाली को स्थापित करने के लिए आया था, और राजनीतिक कार्यों में मान्यता देने के लिए आया था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना भी हुआ था। ये इनके ही टाइम में हुआ था, याद रखिएगा। हेस्टिंग के टाइम में क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट किसके टाइम में स्थापना किया गया था, तो हेस्टिंग के टाइम में ही किया गया था। और इस सुप्रीम कोर्ट का पहला जो न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। ठीक है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था, ये भी याद रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसके टाइम में हुआ था, तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। इनके समय में पहली बार समाचार पत्र द बंगाल गैजेट भी आया था। द बंगाल गैजेट सबसे पहला इनके टाइम में ही आया था, हेस्टिंग के टाइम में, याद रखिएगा। और पिट्स इंडिया एक्ट भी इनके टाइम में आया था, जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें कुछ सुधार करते हुए उसका डिफ़ॉल्ट्स को हटाते हुए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था 1784 में, जिसके तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रण बोर्ड बैठाया गया था। और इससे बिल्कुल नाखुश थे हेस्टिंग, और इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। और हेस्टिंग पे फिर इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग चलाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से बंगाल के गवर्नर जनरल थे जिन पे महाभियोग या फिर इम्पीचमेंट चलाया गया था, तो वो हेस्टिंग थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये सब कुछ इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, सब कुछ एक बार फिर से आप बैक करके देख लीजिएगा कि मैंने क्या क्या बताया इनके बारे में। इनके टाइम में पेपर आया था, इनके टाइम में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना भी हुआ था, इनके टाइम में सुप्रीम कोर्ट बना है, इनके टाइम में रेगुलेटिंग एक्ट आया है, और ये पहला बंगाल के गवर्नर जनरल बने हैं, और आखिरी बंगाल के जनरल थे ये।
ठीक है। अब इनके बाद कॉर्नवालिस आते हैं, ठीक है। अब कॉर्नवालिस भी इंपॉर्टेंट है, हेस्टिंग इंपॉर्टेंट थे, याद रखिएगा, मैं इंपॉर्टेंट बताते चलूँगा। हेस्टिंग इंपॉर्टेंट थे, अब आते हैं कॉर्नवालिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्नवालिस कौन है? तो भारत के सिविल सेवा और पुलिस का जनक इन्हीं को माना जाता है। इनके समय में 3 को बहुत मेन काम हुआ था। क्या क्या हुआ था भाई देख लिया जाए। तो सिविल सेवा यही लाए थे। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा के अधिक उच्च पदों की नियुक्ति कंपनी के कानून द्वारा किए जाती थी। लेकिन एक बार याद रखिएगा कि उच्च पदों का नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा शुरुआत आगे चलकर डलहौजी ने किया था। मतलब कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे आईपीएस या आईएएस बनने के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, वो एग्ज़ाम नहीं होता था इनके समय में। इनके समय में, कॉर्नवालिस के समय में सिविल सेवा तो ये ला दिए थे, लेकिन वो कंपनी डिसाइड करती थी। लेकिन बाद में डलहौजी के समय में रिटन एग्ज़ाम होगा कैसे, ये वाला जो प्रक्रिया है ये डलहौजी लाए थे, वो आपको आगे बताएंगे हम। तो इनके टाइम में इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था? कॉर्नवालिस के टाइम में सिविल सेवा, याद रखिएगा कॉर्नवालिस नाम है इनका। तो कॉर्नवालिस से थोड़ा कर्ण टाइप का आ रहा है। तो बड़ा अच्छा कर्म किए थे, अच्छा कर्म किए हैं ये। सिविल सर्विसेज लाए हैं, पुलिस व्यवस्था लाए हैं, और स्थायी बंदोबस्त लाए हैं। स्थायी बंदोबस्त क्या होता है कि कर लेना होता था। 90% ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेता था टैक्स, और 10% रहता था फार्मर लोग के पास। तो स्थायी बंदोबस्त का व्यवस्था कौन लाया था? कॉर्नवालिस लाए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ सवाल था, मतलब कि पॉइंट्स थे। उसके बाद कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर बनते हैं। तो सर जॉन शोर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। खादरा का युद्ध मराठा और निजाम के बीच में हुआ था, यही पूछता है, नहीं पूछता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर जॉन शोर। याद रखिएगा, याद रखने के लिए, खादरा का युद्ध सर जॉन शोर के टाइम में हुआ था। इसके बाद मतलब कि सर जॉन शोर के बाद कौन आए थे? लॉर्ड वेलेस्ली आए थे, ठीक है। तो वेलेस्ली से भी क्वेश्चन बनता है। टाइम में क्या हुआ था? इसे बंगाल का शेर के नाम से जाना जाता था। सहायक संधि प्रणाली इनके टाइम में हुआ था। बसीन की संधि इनके समय हुआ था। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध इनके समय हुआ था। अब प्रेस पर प्रतिबंध इन्होंने ही लगाया था। अब बढ़िया देखते हैं सहायक संधि प्रणाली क्या है। तो देखिए, सहायक संधि प्रणाली, इसने भारत में फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने हेतु सहायक संधि प्रणाली शुरू की थी। इस प्रणाली के उद्देश्य था ब्रिटिश राज्य का विस्तार करना। और याद रखिएगा कि सबसे पहला राज्य कौन सा बना था हमारे यहाँ से, तो स्वीकार करने वाला इस प्रणाली को हैदराबाद बना था। सहायक संधि प्रणाली को सबसे पहले स्वीकार करने वाला कौन सा राज्य था, कौन सा प्रोविंस था? वो हैदराबाद का था, ठीक है। बसीन का संधि के बात करते हैं तो ये संधि अंग्रेज और मराठे के पेशवा बाजीराव के बीच में हुआ था। पेशवा बाजीराव और अंग्रेज के बीच में कौन सा संधि हुआ था? बसीन का संधि इन्हीं के समय में हुआ था, याद रखिएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताते चलता हूँ क्या क्या हुआ था इनके समय में। अब देखिए, चौथा एंग्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1799 में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था, यहाँ से हमको क्या याद रखना है कि चौथा मैसूर 1799 में हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में, जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए थे, ठीक है। 32 साल तक युद्ध चला था, मतलब 32 साल तक एंग्लो मैसूर युद्ध चल रहा था। 1767 से लेकर 1799 तक 4 युद्ध हो चुका था। 4 युद्ध यहाँ देख लीजिएगा आप, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको याद भी रख सकते हैं। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय इसी बार में 1799 वाले में टीपू सुल्तान मारे गए थे। किसके समय मारे गए थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रेस पर प्रतिबंध भी इन्होंने लगाया था, मैं आपको बताया, ठीक है। ये सब कुछ इनसे इंपॉर्टेंट से जुड़ा हुआ। अब आगे देखते हैं। तो इनके बाद आए लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर से आए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को उत्तर प्रदेश से गाजीपुर में मार दिया गया था, ये मर गए थे बेचारे। सर जॉर्ज वॉर्न आए उसके बाद, इनसे कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना है। वेल्लार का सिपाही विद्रोह इनके टाइम में हुआ था। लॉर्ड मिंटो आए, अमृतसर का संधि इनके टाइम में हुआ था। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बस एक एक लाइन पढ़ के हम आगे निकलते जा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट आएगा मैं आपको बताते रहूँगा। लॉर्ड हेस्टिंग, देखिए लॉर्ड हेस्टिंग तो इंपॉर्टेंट आए। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में क्या हुआ था कि इनके समय काल की बात करें तो उस समय मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो, याद रखिएगा, टॉमस मुनरो का नाम जरूर याद रखिएगा। मुनरो थे, कहाँ के गवर्नर थे? ये मद्रास के गवर्नर थे। 1820 में मद्रास में इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। इनके बाद बम्बई के गवर्नर ने भी व्यवस्था को लागू कर दिया था। तो ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये किसके टाइम में लागू हुआ था? किया कौन था? तो मद्रास के गवर्नर किए थे, ठीक है, टॉमस मुनरो। लेकिन किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में ही ये हुआ था। तो समझ पा रहे हैं आप? तो ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इसको समझने से पहले ये समझते हैं कि स्थायी बंदोबस्त क्या था, जो हम लोग आगे पढ़ रहे थे। स्थायी बंदोबस्त क्या था? उस समय जो मैंने आपको बताया कि 90% टैक्स ले लिया करते थे अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, और 10% किसान के पास रहता था। लेकिन बीच में जो है वो
जमींदार भी हुआ करते थे। तो जमींदार के पास भी कुछ चला जाता था और अंग्रेज़ों के पास थोड़ा कम पहुंचता था। तो क्या किया गया, रेतवाड़ी सिस्टम के बिहाफ में क्या किया गया कि बीच से जमींदार को हटा दिया गया और पूरा का पूरा जो किसान का माल था वो पूरा का पूरा वो ब्रिटिश सरकार को दिया करता था और अपने पास 10% ही बचा कर रखता था। बीच में जो जमींदार लिया कर रहा था अब वो डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के पास जा रहा था और किसान के पास उसका 10% बच रहा था। समझ पा रहे हैं? तो यही था रेतवाड़ी व्यवस्था। और रेतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास के 12 महल में शुरू हुआ था। आपको मैंने बताया कि मद्रास के गवर्नर ने स्टार्ट किया था, मुनरो ने। तो याद रखिएगा, रेतवाड़ी क्वेश्चन पूछता है कि रेतवाड़ी व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था? मुनरो ने। मद्रास में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 12 महल में। और रेतवाड़ी किसके टाइम में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड हेस्टिंग के बाद हम लोग पढ़ते हैं बेंटिक के बारे में। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बढ़िया है समझिए। नाम से ये देखिए बेंटिक यानी बैन हो रहा है, बहुत कुछ बैन किया इन्होंने। तो समझिए कि इनके समय काल में 1833 में चार्टर एक्ट आया। और चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ कि बंगाल का जो अब गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। समझ रहे हैं? तो ये जो बेंटिक है ये कौन है? बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, और भारत के पहले गवर्नर जनरल बेंटिक आखिरी ये हैं। तो फिर जब गवर्नर जनरल का पोस्ट चेंज हुआ अब वो इंडिया का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, तो ये वाला पोस्ट को अब यही ना संभालेंगे। तो ये आखिरी बचे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, आखिरी यही थे। और भारत का जो गवर्नर जनरल वो पोस्ट नाम चेंज कर दिया गया 1833 में चार्टर एक्ट आने के वजह से। तो भारत के भी पहले गवर्नर जनरल बेंटिक ही बने। ठीक है, इनसे ये पॉइंट याद रखिएगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बेंटिक थे। ये क्या क्या बैंड करवाया था देखिए। तो राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा बैंड किया था। तो याद रखिएगा, सती प्रथा इन्होंने ही बैंड किया था। ठगी प्रथा भी इन्होंने बैंड किया था। 1835 में इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की थी। अंग्रेजी को भारत का उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया था, VVI, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी को भारत का उच्च शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? तो बेंटिक ने ही बनाया था। नहरें, सड़क जैसे कई सार्वजनिक सुधार भी इन्होंने किया है। बेंटिक के बाद इंपॉर्टेंट नहीं बचते हैं ये लोग। ये तो ये याद रखिएगा कि चार्ल्स मेटकॉफ जो थे ये फिर से प्रेस का आज़ादी करा दिए थे। याद रखिएगा, प्रेस का आज़ादी यही करवाए थे। फिर मैंने आपको बताया पीछे यहाँ पे कि प्रेस को बंद किसने कराया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने कराया था। और लॉर्ड वेलेजली के बाद फिर ये प्रेस चालू कौन करवा दिया है? यहाँ पे आपके सामने देख रहे हैं आप, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ ने कराया था। ठीक है, ये लॉर्ड सिर्फ में बोल रहा है क्योंकि उनको बोला जाता था लॉर्ड, आपको समझाने के लिए। लॉर्ड थे नहीं, थे तो सब दलितर है। तो बढ़िया समझिए आगे कि 1836 में फिर आए कौन? तो ऑकलैंड आए। फिर 1842 में एलनबरो आए। एलनबरो से किया जाता था कि दास प्रथा किसने हटाया था? एलनबरो ने हटाया था। ठीक है, दास प्रथा एलनबरो ने हटाया था। एलनबरो के टाइम में ही संडे को छुट्टी मिलने लगा, एलनबरो के टाइम में ही। इनसे 1-2 पॉइंट याद रख लीजिएगा, बाद बाकी ये लोग से कुछ याद रखना नहीं है, ये लोग सब ऐसे ही हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट आते हैं डलहौजी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आदमी है भाई, इनसे बहुत क्वेश्चन बनता है। लॉर्ड डलहौजी को ही आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जाना जाता है। ये बहुत कुछ हमारे समय मतलब इनके समय बहुत कुछ हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे कि रेलवे का विकास हुआ। पहली रेल डलहौजी के शासन काल में 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच चली थी। याद रखिएगा कब चली थी? 1853 में। किसके समय में? डलहौजी के समय में। कहाँ से कहाँ? तो बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी, ये याद रखिएगा, डलहौजी के समय में। अब देखिए संचार प्रणाली का विकास हुआ। पहली बार सेवा आगरा और कलकत्ता के बीच शुरू हुआ था। संचार प्रणाली भी इन्हीं के टाइम में स्टार्ट हुआ था। और सेवा कहाँ से कहाँ तक? आगरा से कलकत्ता के बीच में चालू हुआ था संचार प्रणाली का व्यवस्था इन्हीं के समय में। और 1954 में डाकघर अधिनियम पास हुआ इन्हीं के समय में, जिसके तहत पहली बार डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ। किसके समय में? डलहौजी के समय में। तो याद रखिएगा डलहौजी के समय में रेलवेज़ आया, संचार प्रणाली आया और डाकघर का व्यवस्था आया। डलहौजी के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं इनके समय में क्या क्या आया था। तो सिविल सेवा के अधीन पदों पर नियुक्ति कंपनी के कानून द्वारा किया जाता था, जो आपको मैंने बताया कॉर्नवालिस करवाए थे। उनको जनक कहा जाता है सिविल सेवा का इंडिया में। लेकिन उसमें एग्ज़ाम होगा, मतलब कि उस पदों पे नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा होगी, उसको कौन लाया था? तो डलहौजी लाया थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रतियोगिता परीक्षा का प्रचलन किसने लाया था? तो डलहौजी ने लाया था। ठीक है,
और इंडिया से पहला आईएएस कौन बना था ये भी याद रखिएगा, 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है। तो इंडिया से भारतीय पहला आईएएस कौन बने थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में बने थे। अब देखिए डलहौजी से और क्या क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंट, कि हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके टाइम में था, कौन लाया था, तो ये भी डलहौजी ही लाए थे। डलहौजी ने इस नीति को ब्रिटेन साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से लागू किया था। इस नीति के अनुसार वे राज्य जिनके कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसके शासन करने अधिकार छीन कर उस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था उस राज्य को ये अपने राज्य में मिला लिया करते थे। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य ने विलय होने वाले पहला राज्य सतारा महाराष्ट्र का था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि पहला राज्य कौन सा था जो ब्रिटिश के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उसमें विलय हुआ था, तो वो सतारा था। उसके बाद आगे चलकर जयपुर, सबलपुर, उदयपुर, झांसी ये सब इसमें विलय हुए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, लेकिन पहला सतारा था, याद रखिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस समय आया था, डलहौजी के समय आया था, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आगे देखते हैं तो लॉर्ड कैनिन से क्या क्वेश्चन बनता है कि ये जो थे इन्होंने 1857 के विद्रोह हुआ था इन्हीं के समय में, मंगल पांडे का जो विद्रोह हम जानते हैं, मूवी भी आई है उस पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग वो मूवी है, आप जरूर जाकर देखिएगा। तो इनके ही समय में, लॉर्ड कैनिन के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। इसी विद्रोह के बाद से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया था और अब डायरेक्ट क्राउन संभाल रहा था ब्रिटिश सरकार से। ईस्ट इंडिया कंपनी से छोड़ के डायरेक्ट अब ब्रिटिश सरकार इसको वहाँ से क्वीन के द्वारा संभाल जा रहा था। और जो अब नाम था भारत का गवर्नर जनरल वो भी चेंज हो चुका था और अब वो पहला वाइसरॉय बन चुके थे। कौन, कैनिन, लॉर्ड कैनिन आखिरी भारत के गवर्नर जनरल थे और पहला वाइसरॉय बने, याद रखिएगा। जो पोस्ट बार बार चेंज हो रहा है तो वही इंसान उस पोस्ट का, उसके पहले वाले पोस्ट का आखिरी बन जा रहा है और जो पोस्ट आ रहा है उसका पहला बन जा रहा है। ये आप देख रहे होंगे, बेंटिक के साथ भी यही हुआ, कैनिंग के साथ भी यही हुआ, हेस्टिंग के साथ भी यही हुआ, यही हो रहा है, ठीक है। तो कैनिन क्या बने, पहला वाइसरॉय बने। और वाइसरॉय हम लोग आगे पढ़ेंगे बढ़िया से, नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त में ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे। ये ईस्ट इंडिया के थ्रू आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे, तो कैनिन थे, याद रखिएगा। इन्हीं के टाइम में विद्रोह भी हुआ था, कैनिन के टाइम में, ये क्वेश्चन पूछता है। अब वाइसरॉय से हम लोग क्वेश्चन पार्ट 2 में पढ़ेंगे। हम लोगों ने बहुत बढ़िया सब कुछ समझ लिया, यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम लोग देखते आए सब कुछ कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, तो कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में घुसा बैटल ऑफ प्लासी के थ्रू, और उसके बाद कैसे कैसे सबका सब रॉबर्ट क्लाइव कैसे किए, फिर वारेन हेस्टिंग के बारे में बढ़िया देख लिया हमने, उनके टाइम में क्या क्या हुआ था। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के देख लिया हमने कि सिविल लाए, पुलिस लाए, कैसे कैसे इन्होंने सब कुछ लाया। फिर हम लोग यहाँ पे एंग्लो इंडियन वॉर भी समझा कि लॉर्ड वेलेजली ने कैसे टीपू सुल्तान को मारा था और क्या क्या इन्होंने संधि की थी। और उसके बाद हम लोग इन तो इम्पोर्टेंट नहीं थे ये लोग, लॉर्ड हेस्टिंग के भी देखा कि इनके समय में रैयतवाड़ी आया था कैसे व्यवस्था, और मुनरो कैसे मद्रास के गवर्नर थे, उन्होंने लागू किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में उन्होंने बढ़िया समझा कि ये क्या क्या प्रथा, ये सती प्रथा हटाए थे और ठगी प्रथा हटाए थे, ये सब देखा हमने। उसके बाद हम लोग डलहौजी के बारे में सब कुछ समझा कि रेलवे, कम्युनिकेशन, फिर से डाकघर, सब कुछ ये कैसे लाएँ, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था वो समझें। और फिर हम लोग देखा कि कैनिन लास्ट भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए थे, और पहला वाइसरॉय भी बने ये। तो हम लोगों ने सब कुछ बढ़िया से समझ लिया। तो चलिए देखते हैं टेस्ट के माध्यम से कि कितना समझा है हमने, और प्रीवियस ईयर में जितने कोई भी क्वेश्चन आए हैं उनको बना कर देखते हैं कि हम लोग बना पाते हैं कि नहीं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं कि भारत में राजस्व एकत्रित करने के लिए स्थायी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो स्थायी प्रणाली किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। मैंने बताया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी प्रणाली, जो 90% ईस्ट इंडिया ले रहा था, 10% उसको दिया जा रहा था किसान को, तो ये स्थायी प्रणाली कौन लाया था, कॉर्नवालिस लाया था। सेकंड में क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में कौन रैयतवाड़ी जो प्रणाली आई थी उसमें मद्रास में कौन थे गवर्नर, तो मुनरो थे। तो देखिए यहाँ पे देखिए थॉमस मुनरो, सी नंबर होगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछ रहा है। देखिए जनरल पूछता तो रॉबर्ट हो जाता, गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो वारेन हेस्टिंग बने थे, याद रखिएगा। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, पहला गवर्नर जनरल। अब यहाँ देखिए, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य से हड़प नीति
को नहीं अपनाया गया था। तो हड़प नीति सतारा, उदयपुर, झांसी ये तीनों हुआ था, पंजाब नहीं हुआ था। पंजाब तो एंग्लो सिख वॉर के बाद हुआ था। तो सतारा, उदयपुर और झांसी ये तीनों हड़प नीति के अंतर्गत ही हड़पा गया था। तो इसका आंसर होगा 4 का डी होगा, पंजाब। 5th का देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन का अधीन पहला वायसराय कौन था? तो ये कैनिन थे, हम लोग अभी देखा था 100 पहले कि कैनिन जो लास्ट बने थे गवर्नर जनरल भारत का, और वायसराय पहला कैनिन बने। तो डी नंबर होगा 5 का डी। 6 देखते हैं। एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा का माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीय के लिए प्रवेश का निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? मतलब कि एग्ज़ाम कौन करवाया, समझे ना? तो डलहौजी करवाए थे, पता है आपको, मैंने बताया था डलहौजी करवाए थे। तो 6 का बी होगा, डलहौजी। 7 का भारतीय सिविल सेवा में से चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, हमने बताया था आपको। डी नंबर होगा इसका। तो कुछ में 8 देखते हैं। तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर, हाँ तो देखिए महाभियोग से पूछ रहा है कि महाभियोग चलाया गया था। तो ये तो हेस्टिंग पे चलाया गया था, मैंने वही टाइम आपको बताया था। इम्पीचमेंट वाला क्वेश्चन पूछता है कि किस पे चलाया गया था इम्पीचमेंट। तो किस पे चलाया गया था? वो जो पिट्स वाला आया था एक्ट, और उस पर नाराज़ होकर ये इस्तीफ़ा दे दिए थे, तो इन पर महाभियोग चलाया गया था। तो ये कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। तो आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। 8 का ए होगा हेस्टिंग। 9 देखते हैं। तो निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? भारत का पहला वायसराय कैनिंग है, बी नंबर होगा। 9 का बी, भारत का पहला वायसराय कैनिंग। तो 10 नंबर देखते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स निम्न में से किसके आरंभ किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया था? डलहौजी लाए थे। 10 का सी, ये तो पता ही है, ये इंपॉर्टेंट है, ये से क्वेश्चन पूछते, डलहौजी से बहुत क्वेश्चन बनता है। ये 11 नंबर देखते हैं। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान में रेल यात्रा प्रारंभ किया गया था? तो बम्बई, हमने बताया बम्बई से थाने था, तो बम्बई होगा। 18 का सी, 11 का सी होगा। अब 12 नंबर देखते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट, जो मैंने बताया था अभी, हेस्टिंग जिस पर नाराज़ हुए थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? किसे स्थापित किया गया था? तो नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया था, बी नंबर होगा। कहाँ पे? इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया था, पिट्स इंडिया, जिस पे हेस्टिंग नाराज़ हुए थे और इस्तीफा दिए थे और उन पर इम्पीचमेंट चला था। ये सब हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। बढ़िया से 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ था? तो नियंत्रण बोर्ड बना था। ठीक है। अब 30 नंबर देखते हैं। तो कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब हुआ था भाई? तो पता है हम लोग को 1773 रॉयलेट एक्ट के तहत हुआ था। 1774 में बना था। लेकिन यह क्वेश्चन पूछा है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन बंगाल का पहला गवर्नर था? तो बंगाल का पहला गवर्नर पूछ रहा है, तो ये रॉबर्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, जो बैटल ऑफ प्लासी जीते थे। तो चलिए, 1773 रेगुलेट एक्ट के तहत भारत में पहला उच्चतम न्यायालय स्थापना 1774 में कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था, ये तो हम जानते ही हैं। तो देखिए, हम लोग बड़े आसानी से सब कुछ समझ पा रहे हैं, बड़ा आसानी से सब कुछ सॉल्व भी किए। 1-2 बार इसको रिपीट कीजिएगा, आपको बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो चलिए, इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।